अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कोरोना डायरीज सीरीज़ के व्लॉग नंबर 7 के साथ मैं हूँ अदील। आज का व्लॉग हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे दोस्तों। मैंने सोचा कि एक जगह बैठे बैठे और गपशप करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, ना आप इंजॉय ज़्यादा करते होंगे, प्रॉबली मैं भी ज़्यादा इंजॉय नहीं करता। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऑन द गो आज एक व्लॉग बनाएं और थोड़ा सा गपशप भी हो और मैं आपको थोड़ा सा नेचर से भी इंट्रोड्यूस कराऊं। बड़ा खूबसूरत नेचर है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चिड़ियाएँ जो हैं वो चहचहा रही हैं। मैं आपको समंदर दिखाऊंगा, मैं आपको सब्ज़ा दिखाऊंगा, मैं आपको जंगल दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे लोकल फार्मिंग दिखाऊंगा और हम आज के सेगमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। और गपशप सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि फ़िनलैंड के फ़न फैक्ट्स और फ़िनलैंड किस तरह से आप लीगली आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फ़िनलैंड की। जैसा कि आपको पता है कि मैं फ़िनलैंड में रहता हूँ और 2014 में यहाँ पे आया था। फ़िनलैंड एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कि नॉर्थ पोल में वाक़ है और अमूमन अंग्रेज़ी ज़बान में इस ख़ित्ते को स्कैंडिनेविया कहा जाता है। फ़िनलैंड का 70% इलाका फ़ॉरेस्ट पे मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंतहाई सरसब्ज़ कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन लिटिल लेस दैन 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोग यहाँ रहते हैं। फ़िनलैंड का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है और ये बिल्कुल साउथ में वाक़ है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे ये कुछ एरिया है जो यहाँ की गवर्नमेंट लोगों को फ्री में अलॉट करती है। और इस एरिया में जो लोग भी गार्डनिंग यानी बागबानी में इंटरेस्टेड होते हैं वो यहाँ आके अपनी मर्ज़ी के सब्ज़ियाँ, फल और मुख्तलिफ़ चीज़ें उगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं हमारे बिल्कुल सामने और इसी तरह मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ उगाते हैं, कुछ और दूसरे किस्म के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाते हैं। और यहाँ पे गार्डनिंग की हॉबी को प्रमोट करने के लिए लोगों को ये ज़मीन फ्री में अलॉट की जाती है। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता ताकि लोग एक्टिव रहें, अपने नेचर के साथ इन्वॉल्व रहें और प्रोडक्टिव रहें। फ़िनलैंड की ख़ास बात यह है कि इसको झीलों का और जज़ीरों का मुल्क कहा जाता है। यहाँ पे तकरीबन 1,80,000 जज़ीरे और 1,80,000 झीलें मौजूद हैं जो कि मीठे पानी की हैं। फ़िनलैंड की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, स्वीडिश एंड फिनिश। स्वीडिश बिकॉज़ यहाँ पे एक बहुत अरसे तक स्वीडन की हुक्मरानी थी और दूसरी फिनिश जो कि ऑब्वियस है कि इनकी अपनी ज़बान है। इसके साथ साथ इंग्लिश जो है यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली बोली और समझी जाती है। तो अगर आप फिनिश नहीं जानते और आप स्वीडिश नहीं जानते तो कोई मसला नहीं है, आप ईज़िली इंग्लिश के साथ भी गुजारा कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ फ़िनलैंड के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फ़िनलैंड में करप्शन का जो रेट है
वो ना होने के बराबर है। यानी कि यहाँ पे करप्शन सिर्फ 1% है। हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो इदारे हैं सरकारी या गैर सरकारी, वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से करप्शन यहाँ पे ना होने के बराबर है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एट्रीब्यूट है एक कंट्री के लिए। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम समंदर पे पहुँच गए हैं। थोड़े से बादल आ गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है समंदर जो है। और यहाँ पे डक्स भी आप देख सकेंगे कि डक्स भी आ गई हैं, और गीज़ जो है, जो मुर्गाबियाँ आप कहते हैं, वो सामने आपको नज़र आ रही उस तरफ। और ये सारा समंदर जो है ये बाल्टिक सी की एक्सटेंशन है, और आगे जाके बाल्टिक सी में मिल जाता है। तो मैं आपको दोस्तों फ़िनलैंड के बारे में बता रहा था। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट फ़िनलैंड के बारे में ये है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है, और लगातार 2 साल से ये एजाज़ उठाए हुए है। सबसे ज़्यादा खुशहाल और हैप्पीएस्ट होने की वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वेलफेयर सिस्टम बहुत अच्छा है। जो पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है रियासत मदीना का, कि जो इंशाअल्लाह एक दिन पाए तकमील पर पहुँचेगा, हम सब दुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेड है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो ये है कि यहाँ के जो कैबिनेट है वो ज़्यादातर यंग ख़वातीन पर मुश्तमिल है। यानी कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है साना मारिन, शी इज़ जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड, और वो दुनिया की सबसे कम उम्र ख़ातून प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरह फ़िनलैंड की हेल्थ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ सोशल अफेयर्स, ये तमाम की तमाम जो है वो ख़वातीन हैं, और सारी की सारी अंडर 40। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ख़वातीन जो हैं, अगर वो हिम्मत करें और डिटर्मिन्ड हों, तो वो कहाँ तक नहीं पहुँच सकती। वो कितनी ज़बरदस्त तरीक़े से अपनी कंट्री को आगे तरक्की और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे डाल सकती हैं। तो जितनी भी दुनिया में ख़वातीन हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मिसाल है कि अगर वो अपने ऊपर बिलीव करें और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं और अपने आप को प्रूफ करके दिखा सकती हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वो तरीक़े जो आपको लीगली फ़िनलैंड ला सकते हैं। और मैं अपनी बात को रिपीट करूँ, लीगली। तो सबसे पहला तरीक़ा तो ये है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रीयूनिफिकेशन के तौर पे फ़िनलैंड आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी फ़िनिश सिटीज़न से शादी करते हैं तो आपको यहाँ पे रेजिडेंसी आसानी के साथ मिल सकती है। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप या तो स्किल्ड वर्कर हों, आईटी की फ़ील्ड में, मेडिकल की फ़ील्ड में, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में, तो उस सूरत में आप यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीज़ा के तौर पे यहाँ पे आ सकते हैं। और तीसरा तरीक़ा ये है कि आप एज अ स्टूडेंट बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, और जब आपका यहाँ पे दाखिला हो जाए तो आप ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे आ सकते हैं। एक पॉइंट मैं बताता चलूँ कि साल 2016 के बाद
फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बहुत नॉमिनल फ़ी मुकर्रर कर दी गई है जो उससे पहले मुकम्मल तौर पे फ्री थी। लेकिन अगर आप अभी भी कंपेयर करें तो ये फ़ी यूएस और यूके के मुकाबले में पीनट्स के बराबर है। तो ये थे वो 3 तरीक़े जिसके ज़रिए आप फ़िनलैंड आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ़िनलैंड के हवाले से या किसी भी यूरोप की कंट्री के हवाले से, वो ये है कि आप किसी भी किस्म के स्कैम में ना पड़ें। बहुत सारी कंट्रीज़ के वीज़े थ्रू प्रॉपर चैनल हैं और कोई भी कंपनी या कोई भी ह्यूमन स्मगलर आपको ये झांसा देकर कि मैं आपको विया रशिया, विया टर्की या लीबिया या किसी भी और मुल्क के ज़रिए यूरोप ले जाऊंगा और आप मुझे 2000 यूरो या 3000 यूरो दे दें, तो ये बिल्कुल एक स्कैम है और आपने इस जाल में कभी भी नहीं फंसना है। क्योंकि मैंने ख़ुद बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बड़े लोग स्ट्रैंडेड हो गए हैं रशिया में या टर्की में, या काफ़ी केसेस में आपने देखा होगा आए दिन मीडिया में ख़बरें आती हैं कि लोग जो हैं वो मेडिटरेनियन सी में डूब के मर जाते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ लीगल तरीक़ा अपनाएं यूरोप आने का, फ़िनलैंड आने का, और किसी भी किस्म के स्मगलर्स या ह्यूमन ट्रैफिकर्स के चंगल में ना फंसें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेटिव गपशप सेगमेंट? मुझे तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके और घूम के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम इसी तरीके से आपके लिए मज़ेदार किस्म के व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग कोरोना डायरीज़।